हमारा चैप्टर है वो क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें आपके पहला दे रखा है संतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो संतुलित भोजन कहलाता है। अब यहाँ पर ये आया है पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि जो होते हैं, ये सारे पोषक तत्व होते हैं और हमारे भोजन में ये सब पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। इन सब पोषक तत्वों के उपलब्ध होने पर भी हमारा भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। किसी पोषक तत्व की कमी होने पर भोजन का संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात अगर इनमें से कोई एक तत्व हमारे भोजन में कम है तो हमारे भोजन का संतुलन बिगड़ जाता है और उसे हम कहते हैं असंतुलित भोजन। ये असंतुलित भोजन आगे जाके अगर लगातार हम किसी पोषक तत्व की लगातार हमारे शरीर में कमी बनी रहती है तो हम किसका शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार। यहाँ पर कुपोषण का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर लगातार किसी पोषक तत्व की कमी होते रहना। अब ये कुपोषण कई प्रकार का होता है, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के अंदर आवश्यक होते हैं। इनकी ज़्यादा मात्रा तो नहीं, लेकिन छोटी सी मात्रा भी हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव करती है, जिनके हम कुछ लक्षण यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला दे रखा है आपके विटामिन ए या रेटिनॉल। ये विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों से संबंधित होता है और हमारी आंखों के अंदर ही रेटिनॉल का निर्माण होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग को सीधा सीधा कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिसमें हमें किसी कलर का ज्ञान नहीं रहता और इसका प्रमुख लक्षण होता है प्रकाश या रात में कम दिखाई देना और इसमें हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। दूसरा विटामिन दे रखा आपके विटामिन B1 या जिसे कहा जाता है थायमीन। थायमीन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग जो होता है वो हमारी पेशियों को कमजोर कर देता है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है पेशियां कमजोर होना और हृदय की धड़कन कम हो जाना। देखो हमारा हृदय भी जो होता है वो पेशियों का बना होता है, हृदय पेशियों का बना होता है और हमारी पेशियां अगर कमजोर हो गई तो हमारी धड़कन का कम होना वाजिब है। तीसरा दे रखा है आपके विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है और इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविनोसिस रोग एक चर्म रोग होता है, जिसकी कमी या जिसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, मुख के किनारों का फट जाना और हमारी स्मृति या हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी कम हो जाती है। फिर दे रखा है आपके विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहा जाता है। नियासिन जो होता है इसकी कमी से पहले क्या होते हैं, ये भी एक चर्म रोग होता है। अब चर्म रोग होता है जिससे क्या होता है, हमारी त्वचा के ऊपर पपड़ियां पड़ जाती है, हमारी जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं। फिर तीसरा दे रखा है आपके विटामिन C जो कि एस्कोर्बिक अम्ल कहलाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग हमारे मुंह से संबंधित रोग होता है, जिसमें हमारे मसूड़ों से लगातार रक्तस्राव होता है और रक्तस्राव रुकता नहीं है। चौथा दे रखा है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ये रिकेट्स रोग हमारी हड्डियों से संबंधित होता है, जिसमें हमारी हड्डियां मुड़ जाती है और कमजोर हो जाती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। फिर ये दोनों विटामिन आपके कोर्स में नहीं दे रखे हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन ई कम होने पर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, साथ साथ हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं और हमारी त्वचा सूखी हो जाती है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये हमारे रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर विटामिन के हमारे भोजन में नहीं हो तो हमारे शरीर के अंदर से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा और लगातार रक्तस्राव होने से हमें बहुत ही ज्यादा रक्त का नुकसान हो सकता है। इसके बाद आते हैं प्रोटीन कुपोषण, यानी हमारे भोजन में किसकी कमी हो गई है, प्रोटीन की कमी या प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में ना मिलना। यही क्या कहलाएगा, प्रोटीन
कुपोषण। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रोटीन कुपोषण अधिकतर या तो छोटे बच्चों में मिलता है या फिर गर्भवती महिलाओं में मिलता है। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और इसकी कमी से जो दो रोग होते हैं, क्वाशियोकोर और एक मेरेस्मस, ये दोनों ही रोग प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं और छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जिसमें भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, साथ साथ पेट फूल जाता है। ये सब क्वाशियोकोर रोग के लक्षण होते हैं। अगर प्रोटीन के साथ साथ हम लोग एनर्जी से संबंधित चीजें भी कम लेने लग जाएं तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, आंखें कांतिहीन का अर्थ होता है कि आंखों की चमक चली जाएगी और आंखें चेहरे के अंदर की ओर धंस जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मेरेस्मस रोग। अगली स्लाइड में इन दोनों के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे ये अगला कुपोषण है खनिज कुपोषण, यानी हमारे भोजन में खनिज की कमी होना। अब खनिज कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के बहुत सारे खनिज हो सकते हैं। इनमें कुछ के बारे में आपके कोर्स में दे रखा है। जैसे पहला दे रखा है लौह तत्व। लौह तत्व हमारे रक्त से संबंधित होता है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। हमारे रुधिर का जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन ही हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ये हमारे रक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। रक्त के हीमोग्लोबिन का भाग होता है जिसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। यहां पर आप इसको सीधा सीधा पीलिया भी लिख सकते हैं, पीलिया रोग हो जाता है। दूसरा दे रखा है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। भंगुर प्रकृति का मतलब होता है कोयले के जैसी, जो हल्का सा दबाव भी सहन नहीं कर पाती और जल्दी से टूट जाती है। अगला दे रखा है आपके आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाती है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कम होने पर इससे स्रावित होने वाले हार्मोन की सक्रियता भी कम होगी और इसके कारण हमें जो रोग होता है उस रोग को गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। और भी कुछ तत्व दे रखे हैं जो सारणी के माध्यम से समझाया गया है। जैसे पहला दे रखा है आपके सोडियम। सोडियम की पूर्ति हमारे शरीर के अंदर अधिक नमक से होती है, NaCl के रूप में। ये स्रोत मुख्य दे रखा है सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। इनका हम लोग सप्लीमेंट्री भी उपयोग ले सकते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या होगा, मांसपेशी संकुचन, यानी हमारे मांसपेशियों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उन सब के अंदर सोडियम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ ही तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर के अंदर यहाँ पर ये संतुलन बनाए रहता है। ये परासन का, हमारे शरीर के अंदर जो परासन की क्रिया होती है उसका संतुलन सोडियम के द्वारा बनाया रहता है। अगला दे रखा है आपके पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम आते हैं। अब ये पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों से हमें मिल सकता है। यहाँ पर देखो मांसपेशी संकुचन दोनों में सेम है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में यूज आ सकते हैं। तंत्रिकीय आवेग, शरीर का विद्युत अपघटन, दोनों में समानता है। तीसरा दे रखा है कैल्शियम, जो कि हमने अभी देखा था। कहाँ से मिलता है, दूध, अंडे, हरी सब्जियों आदि से, और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कैल्शियम हमारे विटामिन डी के साथ में अगर इसका उपयोग होता है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को मजबूत करता है। अगला दे रखा है आपके फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, दूध, हरी सब्जियों, बाजरा आदि से। अब ये फोस्फोरस जो होता है, फोस्फोरस और कैल्शियम ये दोनों मिलकर हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे कैल्शियम से मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगला दे रखा है लौह तत्व, जिसके बारे में अभी पढ़ा था। लौह तत्व किसके लिए उपयोगी है हमारे लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लौह तत्व के ये कहाँ से मिलता है हमें, यकृत, रक्त, अंडे, मांस और हरी सब्जियों से सबसे ज्यादा मिलता है। अब ये इसका कार्य क्या होता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऊतकों में ऑक्सीकरण। फिर अगला दे रखा है आयोडीन।
आयोडीन जो होता है, आयोडीन हमें अधिकतर नमक के साथ में मिलता है। साथ ही साथ हम लोग जो समुद्री जीवों का भोजन के रूप में अगर उपयोग करते हैं तो वहाँ से भी हमें आयोडीन की पूर्ति होती है। जैसे इसके प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री भोजन, हरे पत्ते वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली आदि। अब इसका प्रमुख कार्य क्या है, अभी बताया था कि आयोडीन की कमी से क्या होती है, हमारी थायराइड ग्रंथि अल्पक्रिय हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है, और जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर घेंगा रोग होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है आयोडीन का, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। और ये थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है, हमारी थायराइड ग्रंथि में। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।